हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन बताते चले कि श्वेत पत्र के अंदर 50 से 60 पन्नों में किस तरह से पूरी हिस्ट्री लिखी गई है कांग्रेस की, और साथ ही साथ ब्लैक पेपर के अंदर भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि बीजेपी की क्या नुक्ताचीनियां वहां पर लिखी हुई हैं, ये भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप साफ इन ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे कि किस तरह से आज पूरे पैनल में यहाँ पर जो डिबेट है वो होने वाली। यूपीए शासन के 10 वर्षों के दौरान व्यापक आर्थिक स्थिति यहाँ पर बनेगी, इस पर चर्चा रहेगी, और यूपीए सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचार घोटालों की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा होगी। और इस बीच में एनडीए ने अर्थव्यवस्था को कैसे बदल दिया इसको भी आप समझेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्री आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। उसके साथ ही पीएम मोदी का कार्यकाल भारी बेरोजगारी, नोटबंदी और विनाशकारी यहां पर रहा है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप अमीरों गरीबों के बीच में बढ़ती हुई खाई और निजी निवेश के कम होने का यहां गवाह रहा है। इस तरह से बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा है वो समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने बैंड बैंक लोन में भी उछाल लगा दिया और बजट घाटे के आप देखिए किस तरह से वो भागते नजर आए। यानी कि जो बजट का घाटा था उससे भागना, कोयला से लेकर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले तक का पूरा जिक्र जो है वो श्वेत पत्र के अंदर किया गया है। और साथ ही साथ समझाते चलें कि ब्लैक पेपर में भी बीजेपी की कई तरह से खामियां जो है वो सामने रखी गई हैं। तो चलिए सीधा रुख करेंगे पैनल की तरफ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं सतीश कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से बलविंदर सिंह बलोरिया हैं, आपका भी स्वागत। नम्रता शर्मा कांग्रेस पार्टी से हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ पीडीपी पार्टी से ज्वाइन किए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो नम्रता जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पार्टी पर हमलावर है। श्वेत पत्र सामने रखा गया, लेकिन आपकी तरफ से ब्लैक पेपर भी रखा गया है, किस तरह से देख रही? 10 साल का जो अन्यायकाल का पीरियड रहा है आशा जी, वो सबने देखा है, जनता उसकी गवाह है। जिस तरह से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इनके जो व्हाइट पेपर है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का कोई जिक्र ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है चर्चा में। उसमें डिमोनेटाइजेशन जिसकी इतना ज्यादा प्रेजल किया गया और जिसके एम्बेसडर बन के खुद मोदी जी ने रात को ऐलान कर दिया कि हम 1000 और 500 के नोटों को बंद कर रहे हैं, उसका भी जिक्र इस व्हाइट पन्नों में नहीं है। आप इसमें जो हमारे आज अमीर और गरीब के अंदर जो खाई बढ़ती जा रही है उसका कोई जिक्र इसमें नजर नहीं आता है। आज इनका अपना एक डाटा है जो इन्होंने खुद एक नेशनल सर्वे ऑफ जिसको कहते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाया गया था, जो पेंडेमिक से पहले करवाया था, जिसने बताया कि 45 वर्षों में सबसे उच्च दर की बेरोजगारी है। उसको फिर दोबारा करवाया ही नहीं गया। ये इन्हीं सरकार के आंकड़े हैं जो सरकार ने दिए थे कि बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे बड़ी है। और 33% आज युवा जो है, पीजी जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा है वो बेरोजगार है, और 33% उसकी आज जो बड़ा है उसका दर। तो ये जो बताते हैं इनकी कथनी और करनी और इनका जो कॉर्पोरेट प्रेम है वो इस श्वेत पत्र में सामने नजर आता है जी, क्योंकि आज व्हाइट और ब्लैक पेपर दोनों मेरे पास हैं। बलोरिया जी। बिल्कुल, नर्मदा जी कह रहे हैं कि 10 साल के जो शासन काल था इनके लिए बुरा था। 10 साल इनके लिए बुरे ही थे, क्योंकि आज 2 डिजिट में है और आने वाला समय शायद इनके लिए इससे भी बुरा होगा। लेकिन जहाँ तक श्वेत पत्र की बात करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में पीछे इन्होंने क्या क्या किया उसकी पूरा वाइट पेपर में वो दे रहे हैं, तो इनको इतराज़ कोई होना नहीं चाहिए। जे भी कर सकते हैं सरकार का। दूसरा उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, जे नहीं रखा वो नहीं रखा। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें खाली कहने को हैं, सरकार ने हर चीज़ को सामने रखा है। और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी थी जैसे कह रहे हैं कि अभी पैदा हुई, पहले हुई नहीं थी। ठीक है, तो वीरेंद्र जी देखिए ऐसे है कि जहाँ तक श्वेत पत्र की बात है तो श्वेत पत्र में हिंदुस्तान के किसान का जिक्र नहीं हुआ, जो हजारों करोड़ रुपया लेके देश से भाग गए उनका कहीं जिक्र नहीं आया। कितने कारपोरेट घरानों के लोन माफ़ किए गए उनका कहीं जिक्र नहीं आया। सबसे बड़ी बात हम तो सोचते हैं भी ये श्वेत पत्र आपने लाया, इसका फ़ायदा और नुकसान हिंदुस्तान के नौजवानों को बता दीजिए। आप हमें बता दीजिए कि आपने पिछले 10 सालों में कितने नौजवानों को रोजगार दिया। आपने कहा हम हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, तो 10 सालों में 20 करोड़ जो नौजवानों के नाम जनतक कर दीजिए कि इनको हमने रोजगार दिया। भाई आप मुझे बताइए, जब सिर पर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया तो आपका पेपर आ गया। भाई आप 10 साल का अपना लेखा जोखा तो बताइए आपने किया क्या है। सतीश जी, तीनों को आपने सुना और बेहतर तरीके से आप समझते भी हैं।
क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं और इसमें काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं। यूपी के 10 सालों के दौरान 2008-9 के बीच में वैश्विक आर्थिक संकट को छोड़कर अगर औसत हम जीडीपी की बात करते हैं तो 8.1% रही थी। अब यहां पर एनडीए के 10 सालों के शासन में 2020 से 21 में कोविड महामारी के समय को छोड़कर औसतन अगर हम जीडीपी देखते हैं तो 7.1% इसमें रही है। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम को और बीजेपी के टाइम को? देखिए आशा जी, किसी एक साल को इन आइसोलेशन हम नहीं स्टडी कर सकते। 2010 का जो समय था उसके बाद सब मुल्कों ने, इंडिया को छोड़ते हुए बाकी सब मुल्कों ने, जैसे चाइना है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया। लेकिन जो वाजपेयी सरकार ने 2004 में जो एक कॉन्फिडेंस दिया था इकॉनमी को, उसको यूपीए सरकार कैपिटलाइज करने में टोटल नाकामयाब रही है। चाहे उसमें आप इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, पिछले सालों डबल डिजिट को क्रॉस कर गया था इन्फ्लेशन रेट, जो कि आज 5% पे है, या हमारा ग्रोथ रेट है, या एनपीए है। किसी तरह की जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज हुई हैं यूपीए के दौरान में, इन 10 सालों में तो एनडीए सरकार को तो उन्हीं की भरपाई करने में ही समय लग गया। चाहे वो आपका फॉरेन रिजर्व थे, चाहे वो आपकी सब्सिडीज की बात थी, चाहे वो किसी किस्म की भी इकोनॉमिक पॉलिसी, एक माहौल था। मैं सतीश जी ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि जब इंटरिम बजट सामने आया था उसमें राजकोषीय जो घाटा था वो बताया गया था कि आने वाले समय में 2047 तक लक्ष्य रखा जाएगा कि 5.4% तक उसे लाने की बात कही जाएगी। नम्रता जी इस पर रिवर्ट कीजिएगा जो सतीश कुमार जी यहाँ पे कह रहे हैं। गवर्नर को 2 को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। एक तो उनमें से वो थे जो इन्होंने खुद लाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक में जो पैसा है उसको रिजर्व रखा जाता है, इन्होंने उसको भी खाली कर दिया। बाहर से जो हमने उधार वर्ल्ड बैंक से लिया था जो 50% था, उसको इन्होंने 150 गुना किया और कॉर्पोरेट लोगों को वो दे दिया पैसा, और वो टैक्स की भरपाई है मेरा गरीब मजलूम करता है। किसान को उधार नहीं दिया जाता, उसको कोई लोन माफ नहीं किया जाता, तभी तो 1 घंटे के अंदर एक किसान की मौत हो रही है। लेकिन उस पर इनका ध्यान नहीं है। कृषि के मामले में कितने लोग मर गए सरहदों पे दिल्ली की, उस पर इनका ध्यान नहीं है। खाली हम एक किसान नेता को हम अगर किसी बड़े अवार्ड से नवाजते हैं, उससे उन किसान की हत्याओं का हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। आज भी एमएसपी देने में नाकामयाब रही है कि सिर्फ सम्मानित करने से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। इनको किसानों की चिंता हो रही है। मैं कहता हूं कि इनके समय में जो किसान थे उसके लिए अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आती है तभी कुछ मिलता था, ऐसे नहीं था। आज किसान की जो फसल लगाता है उसकी फसल के एक खेत में भी नुकसान होता है तो उसको इंश्योरेंस मिलता है, इनको पता होना चाहिए। आज करोड़ों रुपया किसान को 2000 रुपया एक क्वार्टर का मिलता है, 6000 रुपया डायरेक्ट हर किसान के खाते में जा रहा है। आज किसान को खेती करने के लिए इतनी स्कीम्स हैं, मैं बताने लगूँ तो आधा घंटा उसमें चल रहा है। किसान अपनी आय जो है वो बढ़ा रहा है, और इनके समय में किसानों को तो पूछा ही किसी ने नहीं। अब इनको याद आ रही है, अब इनको वही तो परेशानी है कांग्रेस को। देखिए ऐसे है कि जहाँ किसानों की बात चली, कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया किसानों के अकाउंट में गया, तो जहाँ जहाँ इलेक्शन होता जा रहा है वहाँ वहाँ सरकार किसानों को चिट्ठियां लिख रही है आपके अकाउंट में गलत पैसे चले। सुनिए आपके जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ ये लेटर लिख रहे हैं कि आपको गलती से पैसा पड़ गया। पहले सलाह कर लो, आपने पैसा दिया था कि गलती से चला गया। दूसरी बात जरूर रखना चाहूंगी, पूरे देश के अंदर 543 सीटों पर खेल है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 से 6 सीटें, लेकिन आधी आधी अगर करके देखते हैं तो 6 सीटें, यानी कि 5 सीटों पर खेल है। नम्रता जी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि किसानों को लेकर काफी तरीके से काम किया गया, जिसमें पहले 6000 रुपए यहां पर उनके खाते में डाले जा रहे थे, लेकिन इंटरिम बजट में उसे बढ़ाया गया और 9000 रुपए कर दिया गया। देखिए आशा जी, ये वही मोदी जी हैं जो अपनी गारंटी खुद लेते हैं, कहते हैं मोदी की गारंटी। कहना चाहिए था मोदी के जुमले, क्योंकि होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मोदी जी की गारंटी नहीं है, मोदी जी जुमले बोलते हैं। 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला। उसी तरह से उन्होंने कहा था कि मेरे अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो जो किसान जल्दी से मोदी ने सरकार लाने लिए इनके सलाहकार रख लेने चाहिए, जो ये कहेंगे वही मोदी जी करेंगे। चलिए डिबेट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे आपके पास। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ सरकार क्या कर रही है, देश की जनता ने उनको मौका दिया है।
जाएंगे। जिस तरह से कीमतें बढ़ने के मामले में मोदी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा, इस तरह से श्वेत पत्र में रखा गया। लेकिन जो डिटेल कहती है वो कहती है कि यूपीए सरकार के समय में औसतन महंगाई दर जो था वो 7.9% थी, जबकि एनडीए सरकार के दौर में औसतन महंगाई दर 4.7% पर आ गई। अब यहाँ पिछली सरकार में और दूसरे कार्यकाल में औसतन कितना काम हुआ ये आप बेहतर जान सकते हैं। देखिए आशा जी, 2010-11 में 11-12 में इन सालों में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12 तक चला गया था। इट हैड गॉन अप टू डबल डिजिट, जो इसको काफी हद तक एनडीए गवर्नमेंट कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है। एक सस्टेनेबल, ये नम्रता जी मैं आपके पास आऊंगी, महंगाई को लेकर ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया हुआ है, उसमें उसके जो उसके पैरामीटर्स हैं या उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने में मिलेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के कारण जो एफडीआई है उसमें काफी इंक्रीज हुआ है एनडीए गवर्नमेंट के दौरान। और सबसे बड़ी बात है जो पॉलिसी मैटर है कि एनडीए गवर्नमेंट ने काफी सारी अप्रूवलें ऑटोमेशन पे डाल दी हैं। मैनुअल अप्रूवलें बहुत कम एरियाज में रह गई हैं, डिफेंस में रह गई हैं या कम एरिया में। ये जो पॉलिसी डिसीजन एनडीए गवर्नमेंट ने लिए हैं ये सराहनीय है, जिससे हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है। श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर दोनों को मिलाकर मैं बात कर रही हूँ। नम्रता जी जवाब दुखद है कि हमारे यहाँ अगर अर्थशास्त्री आते हैं तो वो भी वही राग अलापते हैं जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का हो। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए सही और आंकड़ों पे। आज जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.53 है, जो कि बताती है कि हम आज बांग्लादेश से भी नीचे स्तर पे आ गए हैं। और पिछले 30 साल अगर हम देखें तो उसमें से 16 साल वो हैं जिसमें एनडीए सरकार रही और यूपी के पास सिर्फ 14 साल का कार्यकाल रहा। जब यहाँ पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस टाइम लोगों की रोजगार से बचाया, इनकी तरह लोगों की पेंशनें खत्म नहीं की, पब्लिक सेक्टर को खत्म नहीं किया। मोदी जी ठीक कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाइयों बहनों, वो कहते थे भाइयों बहनों रुको, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आऊंगा, बेचूंगा, जवाब दीजिए, सड़क बेचूंगा, एयरपोर्ट बेचूंगा, सारा कुछ और उसके बाद उसी की लिस्ट आ रही है। मैं अभी बात अपनी पूरी आशा जी कर लूं। क्रूड ऑयल की कीमतें जो जब हमारी यूपीए की सरकार थी तब क्रूड ऑयल की कीमतें 110 बैरल मिलती थी या 100 बैरल, तब भी हम 50 और 55 रुपए में हम देश को वो तेल बेच रहे थे। जी जवाब दीजिए इस पर। जो तेल मिल रहा है 50 और 55 का, लेकिन हमें 110, क्योंकि वो जो सरकार है वो पैसा डाइवर्ट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे रही है, जिसके कारण आज भी जो कॉमन कमोडिटीज है पर कैपिटा इनकम को लेकर भी तो सरकार का दावा किया गया था कि दोगुनी हुई है। बलोरिया जी जवाब दीजिए इस पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के सारे मंत्री पूरे देश को लूटने में होड़ लगी हुई थी और इनका जो परिवार है वो तमाशा देख रहा था और एक दूसरे की रेस लगी हुई थी। अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अब आपने बोल लिया ना, अब सुनो ना, यही प्रॉब्लम है कांग्रेस को। ये प्रॉब्लम है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मारती, ईवीएम को नहीं मानती, लोगों को नहीं मानती, एजेंसियों को नहीं मानती, कोई तथ्य रखता है। अब ये बोल रहे हैं तो ये भी उनके बीजेपी के हो गए। इनको रात को सोए हुए बीजेपी याद आती है। इनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, वो ये करते नहीं है। अगर मोदी जी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, अच्छा काम किया है तो उसको तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इनको लगता है आप ये बात कर रहे हो, फिर चुप रहो, अपनी बात सुन लो। अच्छा तो देश आगे बढ़ रहा है, आपकी हालत का 2 महीने बाद पता चल जाएगा। नर्मदा जी हम बैठेंगे यहाँ पे, देश की जनता आपको कहाँ पहुँचाएगी। देश के ठीक है, हो गया, उनको लोगों ने जनता ने देश के पहले 272 सीटें दी, उसके बाद 330 दी और अब 400 के पार देंगे। आप देख लेना अपना क्या हाल होता है। आपके प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं इस तरह से नहीं चलेगा। बलोरिया जी देखिए, मैं सुन रहा था इसके ऊपर जो बात हो रही है। देखिए, एक बड़ी अजीब सी इस वक्त एक देश में बात चल रही है। हम पूछते हैं कि आज की हालात, आज की महंगाई और देश के हालात के लिए तो बीजेपी कहती है इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार थी जो 10 साल राज किया। तो हम पूछते हैं जो आपने किया, कहता उसका पता 2047 में लगेगा। भाई 2047 में से हम में से कितने लोग रहेंगे, पहली बात तो ये सोच रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अपनी जिम्मेवारी कोई फिक्स नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई। नहीं, सुन लीजिए ना, ये तो सोचकर फिर दुनिया चले ही ना। सुन तो लीजिए। जो उन्होंने 10 साल राज किया है वो 35 साल बाद दिखाएंगे। तो
तो लेकिन जो आज की देश की हालात है इसके लिए नेहरू जिम्मेवार है। जब जो कोई इनके भी हिसाब से पार्टी, है। वीरेंद्र जी एक मिनट, जी। मैं बलोरिया जी से इसका जवाब लूंगी। जब कोई भी पार्टी मैदान में उतरती है वो एक अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, वो यही सोचकर तैयार करती है कि आगे आने वाले 5 सालों में हम इस तरह से काम करेंगे, तो इस तरह से बात नहीं हो सकती। बलोरिया जी इस पर जवाब सुन लीजिए ना, सारी ठहरिए, शायद मुझे आपने टाइम कम दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ ना, आपने कहा, सुनिए बलोरिया जी इस तरह से नहीं, शोर मचाकर नहीं होगा। आपने कहा जो पार्टी सरकार में आती है वो 5 साल के लिए अपना बताती है। सरकार में नहीं आती है, चुनावों में जब उतरती है। चुनाव में जब बाद ही सरकार में आएगी ना। हाँ। आप मुझे बताइए, उन्होंने 10 साल राज किया, तो ये बता दीजिए हमने 10 साल किया क्या। अब आप यहाँ बात चली महंगाई की, मैं 1 मिनट लूंगा। कह रहे हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, आज खाने का तेल 200 रुपए किलो है, सिलेंडर 1100 रुपया है, आज अर्थव्यवस्था ठीक है। लेकिन जब सिलेंडर 400 रुपए का तब देश में कोहराम मच गया था। एक ही बात इसके बाद कीजिए जल्दी से। आपने घोटालों की बात की ना, मैं कहता हूं यूपीए में जितने भी घोटाले हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी, लेकिन जिसने चोरी का इल्जाम लगा वो सब तिहाड़ जेल में थे। आपने तो लोगों को जहाजों में डाल के लंदन भेज दिया। ठीक है वीरेंद्र जी, हो गया। आपने लोगों को जहाजों में समय हो गया वीरेंद्र जी। बलोरिया जी जवाब दीजिए। मैं वही जवाब देने लगा हूँ। मेरे मित्र कह रहे हैं कि 10 सालों में कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया होता, देश की जनता बहुत सियानी है। उन्होंने पहली बार बीजेपी को 272 सीटें दी, दूसरी बार 303 दी, और अभी 400 सीटें आने वाली है। देश की जनता को ठीक लगा। अब ठीक कह रहे हो, कुछ नहीं किया, क्योंकि पीडीपी वालों को लग रहा है, पीडीपी वालों को 370 तोड़ दिया। अगले सवाल की ओर चल जाते हैं। 370 तोड़ दिया। ठीक है बलोरिया जी। सतीश जी, अब मोदी सरकार ने सड़क निर्माण जैसे, 1 मिनट बलोरिया जी बोलने दीजिए, आप बैठे रहो। सतीश जी, अब मोदी सरकार ने सड़क निर्माण जैसे पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च किया है, यानी कि सड़कें बनी है, जो डेवलपमेंट की बात होती है। तो अब यहाँ श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर में किस तरह से पूरी डिटेल थी वो जरा आप देख लीजिए, और फिर बताइए एज ए इकोनॉमिस्ट कि किस तरह से पूरे देश के अंदर जाल बिछा या नहीं, डेवलपमेंट हुई या नहीं, और कांग्रेस के टाइम में कितनी हुई, क्योंकि हर एक पार्टी की बात रखना जरूरी है। तो साल 2014 से 24 के बीच में करीब 54,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। इससे पहले 10 सालों में केवल 27,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ करता था। अब जवाब दीजिए। देखिए अच्छा जी, ये बात को समझना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। इंडिया की इकोनॉमी है क्या, कि क्या आधार है। हमारी इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के लिए 2 चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। एक तो रोड्स, दूसरा स्टोरेज। इफ वी आर एबल, अगर जैसे एनडीए सरकार ने किया है, आपने भी इस बात को दोहराया कि जैसे हमारे रोड स्ट्रक्चर बना है, इफ वी इंक्रीज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स एंड स्टोरेज, अरे कोई भी काम अगर आपको करना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। नम्रता जी, उससे मैडम 20% इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस हैं, और हुई भी है। और टूरिज्म की जिस तरह से बात अगर मैं करूं तो 1.88 करोड़ 2022 में, और 23 का आंकड़ा आप देखिए 2.5 लाख से भी, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा होता आया है। अप्रोक्सीमेटली ये फिगर है, 2 करोड़ तो है ही। नम्रता जी, कहाँ का, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? सरकार का आंकड़ा जो राज्यसभा में भी दिया गया और इंटरिम बजट में भी बताया गया। देखिए, जो बजट था पिटारा होना चाहिए था कि हमारा रोड मैप क्या है हम अगले सालों में, जिस तरह आपने कहा हमारा मैनिफेस्टो क्या रहेगा अगले 5 सालों में। पिटारा एक ही स्क्रिप्ट थी, वही स्क्रिप्ट यहाँ पे बलोरिया साहब भी पढ़ के आए हैं कि इन्होंने सिर्फ पिछले जो हमारे यूपीए की सरकार है उसको किस तरह से गाली निकालनी है। नेहरू जी जो वो भी प्रधानमंत्री थे जिसको भूल जाते हैं मोदी जी, उन पे कैसे तंज कसने हैं। हमारे जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, खड़गे जी, उनका कैसे उपहास सराहना है, जिनकी उम्र 83 इयर्स है। ना बुजुर्गों की इज्जत, ना नारी की इज्जत, ना अगले सवाल की और भी मुझे जाना है। बलोरिया जी जल्दी से जवाब दीजिए। नर्मदा जी को पूछा कि आपने 10 सालों में 25,000 किलोमीटर रोड बना, और जो एनडीए के 10 सालों में 54,000 बना, उसकी बात नहीं करेंगे। वीरेंद्र जी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है जो काम इनका जो काम करती है सरकार। इस तरह से मेरी बात सुनिए, प्लीज वीरेंद्र जी। वाइट पेपर क्या है, मैनिफेस्टो क्या है। सरकार कोई भी एजेंसी है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आपका वाइट पेपर निकालती है, हमने ये किया है, इसका ये फायदा हुआ। सबका हक है, कोई भी संस्था निकाल सकती है, सरकार निकाल सकती है, ऑर्गेनाइजेशन निकाल सकती है। वीरेंद्र जी, ठीक है, रूलिंग डिस्पेंसेशन हैज कम आउट विद सच अ वाइट पेपर, लेकिन कोई भी निकाल सकता है। नम्रता जी, सबके पास राइट है। अपनी बात क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी का व्हाइट पेपर
हिंदुस्तान के लोग जल्द तय कर देंगे जब आप चुनाव में जाओ। हम भी पहली कह बात- रहे हैं, इसी हाँ, बैठ के पूछ लेंगे आप। सुन लीजिए, आप आइए, लोगों के पास जाइए, ठीक है, आप अपने घर पे जो मर्जी कहते रहें। जहां तक आपने पार्लियामेंट की बात की, दूसरी तीसरी बातें की, मैं 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। आप हमें ये बता दीजिए, मैंने बहुत डिबेटों में पूछा है कि आपने 10 करोड़ नौकरियों का डाटा 10 साल का नेट पर डाल दीजिए, मैं उससे चुप पढ़ लूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आपके पास जवाब नहीं है। आपने महंगाई खत्म ठीक है। करने की बात की, वो कहाँ है? कहाँ है ठीक है 15 लाख वीरेंद्र रुपए जी, एक अकाउंट में? बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नम्रता जी आपका भी धन्यवाद, बलोरिया जी आपका भी धन्यवाद, और सतीश जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र वर्सेस करके बात हो रही थी, लेकिन हर किसी ने अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से जिस तरह से श्वेत पत्र लाया गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्लैक पेपर लाया गया है, समीकरण क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि पूरी दौड़ जो है वो कुर्सी तक पहुंचने की है। लोकसभा 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा काम हो रहा है। 543 सीटें पूरे देश के अंदर, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो 5 सीटें, लेकिन अगर आधा आधा करके जोड़ लें तो फिर 6 सीटें। अब देखना ये होगा कि समीकरण क्या कुछ कहते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।